नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के ऊपर। आज हम समझेंगे कहाँ से कहाँ तक के इतिहास को मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो काल है वो है 750 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी तक। 750 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी तक के इतिहास को मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करें तो 750 ईस्वी से लगाकर 1009 ईस्वी तक की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण के बारे में, अरब आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो अरब थे, और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो यहाँ पर 750 ईस्वी से लगाकर 1009 ईस्वी तक जो पढ़ेंगे इतिहास वो है अरबों के आक्रमण का इतिहास। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1000 ईस्वी से अगर बात करें 1200 ईस्वी तक का, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे संघर्ष का युग यानी कि टकराव का युग, जिसमें तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। 1000 से 1200 ईस्वी तक के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे संघर्ष का युग या टकराव का युग। इसमें हम लोग तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे, खासकर महमूद गजनवी के बारे में देखेंगे और फिर मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखिए जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, तो यहां पर देखेंगे फिर 1206 ईस्वी से लगाकर आपको 1526 ईस्वी तक जो है ये दिल्ली सल्तनत का काल रहा। क्या रहा? दिल्ली सल्तनत का काल रहा, दिल्ली सल्तनत। देखिए ये 1206 से लगाकर 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत का जो काल है इसमें 5 वंश आया। पहला वंश है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। कितना वंश है? 5 वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और लोदी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी को बाबर जो है हराता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इस प्रकार 1526 में जो है दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और शुरुआत होता है मुगल काल का। तो 1526 से लगाकर अगर बात करें तो 1857 तक के काल को हम लोग बोलेंगे मुगल काल। क्या बोलेंगे? मुगल काल। 1526 से लगाकर 1857 तक के काल को बोलते हैं मुगल काल। लेकिन यहां पर देखिए मुगल काल को 2 भाग में बांटते हैं, एक है पूर्ववर्ती मुगल और दूसरा है उत्तरवर्ती मुगल। यानी कि एक मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल बोलेंगे, और दूसरा बोलेंगे उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल। देखिए मुगल काल और उत्तर मुगल काल क्या है? औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो 1707 के बाद जो आया 1707 से लेकर 1857 तक उसको रखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल में। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल होगा वो होगा उत्तरवर्ती मुगल में पढ़ेंगे उसको। और मुगल काल की बात करें तो हो जाएगा 1526 से लगाकर 1707 तक। यानी देखिए अगर बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास का, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 750 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक। यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल पूरा नहीं पढ़ेंगे, औरंगजेब की मृत्यु तक ही कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरबों का आक्रमण, भारत पर जो है अरबों का आक्रमण किस प्रकार हुआ
इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो आज जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है भारत पे अरबों का आक्रमण। देखिए पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर बात करें भारत पर अरबों का आक्रमण का, तो देखिए अभी कुछ देर पहले ही बात की कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो ये अरब थे। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? अरब थे। अरब के लोग ही आक्रमण किया था। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? भारत पे आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम अरब थे। इस बात की जानकारी जो मिलती है वो है बिलादुरी की पुस्तक। बिलादुरी की पुस्तक जो है फुतूह अलवल दानी। क्या है? फुतूह अलवल दानी। फुतूह अलवल दानी से मिलता है। फुतूह अलवल दानी से मिलता है। और साथ में एक और पुस्तक है चचनामा। तो चचनामा से भी मिलता है। क्या बात कर रहे हैं? भारत पे आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी क्या थे? अरब थे। और इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो बिलादुरी की पुस्तक फुतूह अलवल दानी से और साथ में चचनामा से मिलती है। और अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो है भारत पर वो है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया था। ये दो बात क्लियर है। पहला अरब आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया था। यहां पर देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आक्रमण किया था तो यहां पे जजिया कर, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही चलाया था और साथ में दिरहम नामक सिक्का भी चलाया था। ये मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर चलाया था और दिरहम नामक सिक्का भी चलाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत पे अरबों का आक्रमण किस प्रकार हुआ? अरब के लोग आक्रमण क्यों किए? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण क्यों किया? किसके आदेश पर किया? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन यहां तक ध्यान देने वाली बात है कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? अरब थे। इस बात की जानकारी कहां से मिलता है? बिलादुरी की पुस्तक फुतूह अलवल दानी से मिलता है और साथ में चचनामा से मिलता है। और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया था। इसके बारे में बात की कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सर्वप्रथम जजिया कर चलाया था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। और साथ में मोहम्मद बिन कासिम दिरहम नामक सिक्का भी चलाया था। और जब अरब लोग भारत पे आए थे तो वे लोग जो है यहाँ पे खजूर की खेती करना शुरू किए थे और ऊंट पालने का काम शुरू किए थे। देखिए कहानी स्टार्ट कहां से होता है? अरबों के बारे में। अरबों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जो इस्लाम गुरु हैं जिनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। क्या है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुआ है, हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ है 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ और उनके मृत्यु के 6 वर्षों के बाद, उनके मृत्यु के 6 वर्षों के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वे उत्तराधिकारी सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं ईरान को जीत लिए। ध्यान दीजिएगा 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ और उनके मृत्यु के बाद इनका जो उत्तराधिकारी है वे उत्तराधिकारी जो है सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को जीत लिए। अगर बात करें तो
जो इस्लाम गुरु हजरत मोहम्मद साहब है और उनका उत्तराधिकारी जो बाद में हुए, और वे लोग जो साम्राज्य को जीते और जो साम्राज्य फैला उस साम्राज्य को हम लोग कहते हैं खलीफा साम्राज्य। क्या बोलेंगे? खलीफा साम्राज्य। तो उस समय की बात करें तो खलीफा साम्राज्य जो है उस समय वो फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर ऑक्सस एवं काबुल नदी के बीच तक फैल चुका था। ऑक्सस एवं काबुल नदी के बीच तक फैल चुका था। ध्यान दीजिए, खलीफा साम्राज्य कहां से कहां तक फैल चुका था? खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर ऑक्सस एवं काबुल नदी तक फैल चुका था उस समय। देखिए, ये अरब लोग जो है इस तरह जो विजय प्राप्त कर रहे थे स्पेन पे, ईरान पे, उत्तरी अफ्रीका पे, स्पेन पे, सीरिया पे, मिस्र पे, तो अपने इस विजय अभियान से प्रेरित होकर अरब के लोग अपने इस विजय अभियान से प्रेरित होकर उनकी ललचाई आंखें भारतीय सीमा पर पड़ी। उन्होंने जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का उपयोग करते हुए भारत पर अनेक आक्रमण किए, अनेक धावे बोले, परंतु 712 ईस्वी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण कामयाबी नहीं मिली। 712 ईस्वी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण कामयाबी नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा, अरब लोग जब अपना लगातार विजय अभियान जारी रखे थे स्पेन, मिस्र, ईरान, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र इत्यादि को जीतने में, और वे जब विजय अभियान जब पूरा हुआ तो अरब निवासियों का ललचाई आंखें भारतीय सीमा पर पड़ी और भारत की अपार संपदा को देखकर वे भारत पे कई आक्रमण किए, कई बार धावे बोले, परंतु 712 ईस्वी के पहले उन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुआ। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि अरब लोग जो है वो सिंध पर आक्रमण क्यों कर रहे थे। तो अरब लोग का सिंध पे आक्रमण करने के पीछे दो कारण था। अरबों का सिंध पे आक्रमण करने के पीछे दो कारण था। देखिए, पहला कारण जो है वो है इराक का राजा, इराक का जो शासक है उसका नाम है अल हजाज। इराक का शासक का नाम क्या है? अल हजाज। और ये अल हजाज जो है ये भारत की अपार संपदा को देखता है और वो सोचता है कि भारत को जीतने के बाद उसकी संपत्ति जब हमारे कब्जे में आ जाएगी तो हम अपने साम्राज्य को और सुखी संपन्न बना लेंगे। तो पहला रीजन है इराक का शासक अल हजाज की ललचाई आंखें। वो ललच रहा था कि किस प्रकार भारत की अपार संपदा को जो है लूटा जाए और उसे लूटने के बाद जो है अपने साम्राज्य को सुखी संपन्न बनाया जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो पहला रीजन दिए अल हजाज, ईरान का शासक अल हजाज की ललचाई आंखें, सॉरी ईरान नहीं, इराक का शासक अल हजाज, इराक का शासक अल हजाज की ललचाई आंखें। अगर दूसरा रीजन की बात करें और क्या रीजन है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तो अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सिंध में एक बंदरगाह है देवल का बंदरगाह। क्या बंदरगाह का नाम है? देवल बंदरगाह। क्या हुआ कि अरब का जहाजी बेड़ा यानी समुद्री जहाज जो है उसे देवल के बंदरगाह पर कुछ समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। अब क्या है कि अरब का खलीफा है अल वाजिद। अरब का खलीफा कौन है उस समय? अरब का खलीफा है अल वाजिद। ये अल वाजिद जो है अल्टीमेटम भेजता है सिंध के शासक दाहिर के पास। उस समय सिंध का शासक कौन है? दाहिर है, राजा दाहिर, जो कि चाच वंश का शासक है दाहिर। और दाहिर के पास अल वाजिद जो अरब खलीफा है अल वाजिद,
वो अल्टीमेटम भेजते हैं कि देवल के बंदरगाह पर अरब जहाजों को जो है समुद्री लुटेरा जो है लूट लिया है और इसका जो है क्षतिपूर्ति तुम्हें करना होगा। लेकिन दाहिर जो है वो बोलता है कि हमें जो है उन लुटेरों पर कोई अधिकार नहीं है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और उस पर जो है हमारा नियंत्रण नहीं है। दाहिर जो है साफ इंकार कर देता है। दाहिर कौन है? सिंध का शासक है, चाच वंश का राजा है। तो दाहिर जो है अरब खलीफा अल वाजिद जो अल्टीमेटम भेजते हैं, जो शर्त रखते हैं, उसे सभी शर्तों को मानने से दाहिर इंकार कर देता है। अब जो है अल वाजिद जो है क्रोध में आकर क्या करते हैं कि इराक के राजा अल हजाज को आदेश देते हैं कि तुम जो है भारत पे आक्रमण कर दो। और अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों है। अल हजाज का भतीजा और दामाद कौन आ गया? भतीजा बोले या दामाद बोले, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो है बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है मात्र 17 वर्ष की अवस्था में। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पे आक्रमण करता है। किसके आदेश पे? तो अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पे। वो आदेश किसको देता है? वो आदेश दिया है अल हजाज को, इराक के शासक अल हजाज को। और इराक के शासक अल हजाज जो है वो मोहम्मद बिन कासिम अपने दामाद या अपने भतीजे को आदेश दिए और 17 वर्ष की अवस्था में यह जो है सिंध पर आक्रमण करता है और सफल नियंत्रण भी करता है। और वह स्थल मार्ग से होते हुए मकरान के रास्ते भारत पहुंचता है। और भारत से मार्ग से जो है सिंध पर हमला करता है। और सिंध अभियान का पहला हमला जो है कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम किया। ध्यान दिए, इतना बात क्लियर है आप लोग को। हम लोग बात किए इराक के शासक अल हजाज के बारे में, उसकी लज्जाई आंखें भरने पड़ी। दूसरी बात अरब का खलीफा अल वाजिद जो है वो ये बात की कि देवल के बंदरगाह पर अरब के जहाजों को जो है समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। तो इसके लिए अरब के खलीफा अल वाजिद जो है सिंध के राजा जो चाच वंश के राजा है दाहिर, उस दाहिर के पास अल्टीमेटम भेजे कि ऐसा ऐसा घटना घटा है। लेकिन दाहिर साफ इंकार कर दिया और बोला कि हमें उन लुटेरों पर जो है कोई नियंत्रण नहीं है। और उनके अल्टीमेटम के एक भी शर्त मानने से क्या कर दिया? इंकार कर दिया। और क्रोध में आकर अरब खलीफा अल वाजिद जो है वे आदेश देते हैं इराक के शासक अल हजाज को कि भारत पे आक्रमण कर दो। अब अल हजाज जो है अपने भतीजा या दामाद मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि सिंध पे आक्रमण करो। और 17 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध आक्रमण का सफल नेतृत्व करता है और वे सिंध पर आक्रमण करता है। चलिए अब आगे देखें। ये मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध पे आक्रमण कर रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले देवल, चूंकि युद्ध छिड़ने का रीजन देवल बंदरगाह ही था, तो पहले देवल, उसके बाद नेऊन और सेहवान पर आक्रमण करता है। देवल, नेऊन और सेहवान पर आक्रमण करता है। देवल, नेऊन और सेहवान जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों को जब अपने कब्जे में कर लेता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कहां कहां बोले? देवल, नेऊन और सेहवान के दुर्गों को जब अपने कब्जे में कर लेता है, उसके बाद क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध, ब्राह्मणाबाद और आलोर पर कब्जा करता है। कहां करता है? उसके बाद सिंध, आलोर और फिर ब्राह्मणाबाद पर कब्जा करता है। और इसको जीतने के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया है तो सबसे पहले देवल को जीता, देवल के दुर्ग को, उसके बाद नेऊन जीता, उसके बाद सेहवान जीतने के बाद जो है उसके बाद सिंध
आलोर और ब्रह्मणाबाद पर विजय प्राप्त करता है। और इस विजय के उपरांत जो है मोहम्मद बिन कासिम मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करता है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है किस प्रकार किन किन दुर्गों को जीतते हुए आगे बढ़ता है। तो अगर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 711 ईस्वी से लेकर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो 711 से लेकर 715 ईस्वी तक ये भारत में रहा है। 711 से 715 ईस्वी तक ये भारत में रहा। तो सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम विजय प्राप्त किया वो है देवल विजय। क्या है? देवल विजय। पहले ही देखे थे कि देवल क्या है, एक बंदरगाह है और बंदरगाह के बारे में बताए इस बंदरगाह पर बात किया गया था कि अरब जहाज को लूट लिया गया था। तो सबसे पहला विजय जो प्राप्त किया मोहम्मद बिन कासिम वो है देवल विजय। देखिए मोहम्मद बिन कासिम करता क्या है, एक बहुत बड़ी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत बड़ी सेना लेकर 711 ईस्वी में 711 देखिएगा, ऐसे अधिकांश पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा देवल विजय जो हुआ है वो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है एक बहुत बड़ी सेना लेकर देवल पर आक्रमण कर दिया। कहां? देवल पे आक्रमण कर दिया। अब क्या है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम देवल पे आक्रमण करता है एक बहुत बड़ी सेना लेकर, तो राजा दाहिर जो है, राजा दाहिर किस वंश का है? चाच वंश का। तो चाच वंश का राजा दाहिर जो है अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वे क्या करता है कि देवल की रक्षा नहीं कर पाता है और वह पश्चिमी किनारे को छोड़कर पूर्वी किनारे आ जाता है और बचाव का युद्ध करता है, अपने आप को बचाव करता है, न कि उससे डायरेक्ट युद्ध करता है। ध्यान दीजिए क्या करता है कि देवल बंदरगाह पे पश्चिमी किनारे से भागकर चला गया। कहां? पूर्वी किनारे पे। और पूर्वी किनारे पे आके बचाव का युद्ध करता है। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। देखिएगा जब बचाव का युद्ध करता है, प्रारंभ करता है, तो यहां पर देखिएगा दाहिर का एक भतीजा है। दाहिर का भतीजा क्या करता है कि कुछ राजपूतों के साथ मिलकर देवल बंदरगाह को बचाने का प्रयास करता है, परंतु उसका यह प्रयास जो है असफल रहता है और इस प्रकार देवल पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। क्लियर बात है? देवल विजय क्लियर है कि क्योंकि देवल पर जब आक्रमण किया है मोहम्मद बिन कासिम, जब देवल पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो आक्रमण करने के बाद जो है वहां का जो शासक है दाहिर, चाच वंश का राजा दाहिर, वो दाहिर क्या करता है? दाहिर जो है देवल बंदरगाह के पश्चिमी किनारे को छोड़कर पूर्वी किनारे पर चला जाता है और सिर्फ बचाव का युद्ध करता है, अपने आप को बचाव करने के लिए। लेकिन दाहिर का भतीजा जो है कुछ राजपूतों के साथ मिलकर देवल की बंदरगाह को बचाने का प्रयास करता है, परंतु इस प्रयास में वह असफल रहता है और इस प्रकार जो है देवल का विजय प्राप्त होता है मोहम्मद बिन कासिम का। चलिए देवल विजय के बाद दूसरा बात करें तो है नेऊन। क्या है? नेऊन विजय। देवल विजय के बाद पढ़ेंगे नेऊन विजय। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जब देवल विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद नेऊन की ओर आगे बढ़ता है। ये नेऊन है कहां? तो नेऊन जो है पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में नेऊन है। और पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चराक। क्या है? चराक। तो पाकिस्तान के चराक में स्थित है नेऊन और मोहम्मद बिन कासिम जो है देवल विजय के बाद नेऊन की ओर जो है आगे बढ़ता है। ठीक है? उस समय क्या करता है राजा दाहिर जो है, तो राजा दाहिर क्या करता है कि नेऊन की रक्षा का दायित्व जो है एक पुजारी के हाथों में दे देता है। ध्यान दीजिएगा जब मोहम्मद बिन कासिम नेऊन की तरफ बढ़ता है, नेऊन पे आक्रमण करता है देवल जीतने के बाद, जब नेऊन पे आक्रमण करता है
तो राजा दाहिर क्या करता है कि नेउन का रक्षा का दायित्व जो है, उत्तरदायित्व एक पुजारी के हाथों में देकर अपने पुत्र को जो है, जयसिंह नाम उसका है, अपने पुत्र जयसिंह को ब्रह्मणाबाद बुला लेता है। जयसिंह कहां गया? ब्रह्मणाबाद। और रक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? एक पुजारी के हाथों में देकर जय सिंह को ब्रह्मणाबाद बुला लेता है। कौन? राजा दाहिर, चाच वंश का राजा दाहिर। अब देखिए, अब इसको बुला लिया ब्रह्मणाबाद, दायित्व इसके ऊपर है एक पुजारी के हाथ में। यहां पे क्या है कि नेउन में बौद्धों की संख्या काफी अधिक थी, नेउन में बौद्धों की संख्या काफी अधिक थी, और बौद्ध लोग क्या किए कि मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किए। इस प्रकार बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन कासिम जो है नेउन के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार देवल का विजय प्राप्त हुआ और नेउन का विजय भी प्राप्त हुआ। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद आगे देखिए, नेउन जीतने के बाद अगला विजय जो है वो है सेहवान का विजय। सेहवान विजय, ध्यान दीजिएगा सेहवान विजय के बारे में। सेहवान को हम लोग सिविस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविस्तान। ये क्या है? नेउन विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है सेहवान की ओर बढ़ता है ना। कहां से? नेउन विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है सेहवान की ओर आगे बढ़ता है। और इस समय सेहवान का शासक जो है उसका नाम है माजरा। क्या नाम है? सेहवान के शासक का नाम है माजरा। और माजरा क्या करता है? जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो माजरा नगर छोड़कर भाग जाता है। बिना युद्ध किए माजरा जो है नगर छोड़ दिया और बिना किसी कठिनाई के सेहवान पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। तो देखिए, देवल विजय प्राप्त हो गया, नेउन विजय प्राप्त हो गया, और तीसरा विजय जो है सेहवान। तो सेहवान पर भी अधिकार हो गया क्योंकि सेहवान का शासक जो है माजरा वो भी नगर छोड़कर भाग गया है। अब सेहवान विजय के बाद जो है तीसरा जो देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, वो है शीशम के जाटों पर विजय। क्या है तीसरा? शीशम के जाटों पर विजय। शीशम के जाटों पर विजय। शीशम के जाटों पर विजय। देखिए, शीशम के जाटों पर विजय की बात करें तो सेहवान के बाद पहले देवल, नेउन, फिर सेहवान के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है शीशम के जाटों पे अपना अगला आक्रमण किया। ठीक है, और यहीं पे जो है माजरा मारा गया। माजरा जो सेहवान का शासक था, तो माजरा यहीं पे मारा गया और जाटों ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार शीशम के जाट भी जो है मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता को स्वीकार कर लिया। पचमा विजय जो है मोहम्मद बिन कासिम का है वो है लाहौर का विजय। रालोर का विजय। रालोर विजय। क्या है? रालोर। तो पचमा जो है वो है रालोर, या उसे राओर भी बोलते हैं। रालोर भी है और राओर भी बोलते हैं। तो पचमा विजय जो है वो है रालोर विजय या राओर विजय। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या था? देवल विजय, दूसरा नेउन, तीसरा सेहवान, चौथा शीशम के जाटों के पर विजय, और पचमा है रालोर विजय या राओर विजय। देखिए, शीशम के जाटों को हराने के बाद कासिम जो है मोहम्मद बिन कासिम राओर की ओर आगे बढ़ा। अब वहां पर देखिएगा कि दाहिर जो है तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच जो है, उसके सेनाओं के बीच जो है जम के युद्ध होता है। और इस घमासान युद्ध में जो है राजा दाहिर जो है मारा गया। तो देखिएगा, कई पुस्तकों में क्या किया है कि राओर का युद्ध जो है वो देवल के युद्ध को ही बोल दिया है कि राओर का युद्ध है। देवल बंदरगाह पर जब आक्रमण किया है मोहम्मद बिन कासिम,
तो देवल के बंदरगाह पर जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध को बोला किसे, राबर का युद्ध या रावोर का युद्ध बोलते हैं। लेकिन देखिए अलग से आक्रमण है। शीशम के जाटों पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है रालोर या रावोर का विजय प्राप्त करता है। इसमें क्या करता है कि शीशम के जाटों को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करता है एक बहुत बड़ी सेना को लेकर रावोर की ओर। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम की सेना और राजा दाहिर की सेना के बीच जो है एक घमासान युद्ध होता है और इसी युद्ध में राजा दाहिर मारा जाता है। जब राजा दाहिर मरता है तो उसका पुत्र कौन है, जय सिंह। जय सिंह वहां से भागकर ब्रह्मणाबाद चला जाता है। पहले भी बोला था उसका बाप ब्रह्मणाबाद, तो वहां से भागकर ब्रह्मणाबाद चला जाता है और अपनी विधवा माता के हाथों में रक्षा करने का नेतृत्व देकर वो भाग गया कहां, ब्रह्मणाबाद। जब राजा दाहिर की विधवा पत्नी अपने आप को असमर्थ पाती है रक्षा करने में तो अपना आत्मदाह कर लेती है और उसके आत्मदाह करने पर जो है रावोर पर नियंत्रण किसका हो गया, रावोर पर अब नियंत्रण हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का कहां हो गया, रावोर पर अधिपत्य हो गया। क्यों, क्योंकि इसी युद्ध में रावोर के युद्ध में ही जो है राजा दाहिर मारा गया और उसके मरने के बाद उसका पुत्र जय सिंह जो है वो वहां के दुर्ग की रक्षा, रावोर की दुर्ग की रक्षा अपनी विधवा मां के ऊपर छोड़कर वो भाग गया ब्रह्मणाबाद। और जब उसकी विधवा मां यानी कि राजा दाहिर की विधवा पत्नी जब अपने आप को असमर्थ पाती है कि हम जो है रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब क्या है कि वो आत्मदाह कर लेती है। अब देखिए अब उसके बाद है ब्रह्मणाबाद का विजय। तो छठा जो विजय है मोहम्मद बिन कासिम का वो है ब्रह्मणाबाद का विजय। तो छठा देखिएगा ब्रह्मणाबाद, ब्रह्मणाबाद का विजय, ब्रह्मणाबाद का विजय ध्यान दीजिए, ब्रह्मणाबाद का विजय। तो ब्रह्मणाबाद की सुरक्षा का दायित्व जो है अब आ गया दाहिर के पुत्र जय सिंह के ऊपर था। कहां कहां भाग गया, अब जो है ब्रह्मणाबाद में ब्रह्मणाबाद के दुर्ग की रक्षा का दायित्व अब जो है दाहिर के पुत्र जय सिंह के ऊपर है। अब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण जब हुआ ब्रह्मणाबाद पे तो दाहिर के पुत्र जय सिंह ने बहादुरी के साथ सामना किया, किंतु नगर के लोगों के विश्वासघात के कारण ब्रह्मणाबाद नगर जो है उस नगर के लोग जो है विश्वासघात कर दिए और इस विश्वासघात के कारण जो है जय सिंह पराजित हो गया और ब्रह्मणाबाद में कासिम का अधिकार हो गया। ब्रह्मणाबाद में मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। जैसे ही ब्रह्मणाबाद में मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हुआ तो कासिम ने वहां के कोष पर अधिकार कर लिया। कोष मतलब खजाना पर अधिकार कर लिया और साथ ही दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाड़ी एक विधवा पत्नी तो मर चुकी है रावोर की युद्ध में, वहां पर जो है आत्मदाह कर ली है और राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी है रानी लाड़ी, उसको अपने कब्जे में कर लेता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। जब ब्रह्मणाबाद पर अधिकार करता है मोहम्मद बिन कासिम और वहां पे ब्रह्मणाबाद के खजाने को अपने अधिकार में करता है, साथ में राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाड़ी को अपने अधिकार में करता है और साथ ही दो पुत्री है, एक है सूर्य देवी और दूसरा है परमल देवी। एक कौन है, सूर्य देवी, एक है सूर्य देवी और दूसरी पुत्री है परमल देवी। तो सूर्य देवी और परमल देवी को भी अपने कब्जे में कर लेता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम ब्रह्मणाबाद विजय के बाद। उसके बाद देखिएगा आलोर विजय। क्या है, आलोर विजय। देखिएगा अभी जो बात किए रावोर विजय वहां पर भी आलोर किए। तो आलोर रावोर को भी कितने पुस्तकों में लिखा हुआ है,
यहाँ पर देखिए आलोर विजय जो है एक अलग से है, तो वहां पे आप रावर विजय ही प्राप्त पढ़ेंगे उसको, रावर विजय ही। और उस पर ध्यान दीजिएगा कि रावर में जो झगड़ा हुआ था तो राजा दाहिर जो है वहीं मारा गया, और दाहिर के मरने के बाद जो है उसका पुत्र जय सिंह भागकर कहां चला गया, ब्राह्मणाबाद, और रावर की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर आ गया था, तो दाहिर की विधवा पत्नी के ऊपर आ गया। और जब उसकी विधवा पत्नी रक्षा करने में असमर्थ हो गई तो आत्मदाह कर ली थी। उसके बाद ब्राह्मणाबाद पर जब विजय प्राप्त हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तो वहां के खजाने को अपने अधिकार में किया, और साथ में राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाडी और उसकी दो पुत्रियां, एक सूर्य देवी और एक परमल देवी को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद पढ़ेंगे अगला विजय जो है वो है आलोर का विजय। देखिए आलोर विजय में क्या हुआ। आलोर का जो विजय है मोहम्मद बिन कासिम का, तो आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद कैसे है, जब ब्राह्मणाबाद पर अधिकार हो गया किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, तो उसके बाद आलोर की ओर आगे बढ़ा, और प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया। आलोर के निवासी जो हैं वो मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया, किंतु अंत में विवश होकर आत्मसमर्पण कर दिए। तो इस प्रकार आलोर पर भी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे मुल्तान विजय। क्या है, मुल्तान विजय। देखिए अगर बात करें मुल्तान विजय का, तो आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद कहां बढ़ा, मुल्तान की ओर बढ़ा। कासिम जो है आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद मुल्तान की ओर बढ़ा, और यहां पर जो है मुल्तान में क्या था, वो मुल्तान में आंतरिक कलह था, और आंतरिक कलह के कारण जो है विश्वासघाती हर जगह होते हैं। जब आंतरिक कलह होता है तो विश्वासघात कोई ना कोई करते ही है। तो आंतरिक कलह के कारण जो है विश्वासघातियों ने कासिम की सहायता कर दी, मोहम्मद बिन कासिम की सहायता कर दी, और उन्होंने नगर के जल स्रोतों की जानकारी जो है अरबों को दे दी। वे विश्वासघाती क्या कर दिए कि मुल्तान के जो जल स्रोत था, नगर का जो जल स्रोत था, उस जल स्रोत का जानकारी जो है अरबों को दे दी, जहां से दुर्ग निवासी जल की आपूर्ति करते थे। इस दुर्ग के सैनिक जो है आत्मसमर्पण कर दिए, और कासिम का जो है नगर पे, मुल्तान नगर पे अधिकार हो गया। इस नगर से मीर कासिम ने इतना धन प्राप्त किया, इतना अधिक धन प्राप्त किया, कहां से, मुल्तान से, कि उसने इसे स्वर्ण नगर का नाम दिया। मुल्तान को क्या कहा, स्वर्ण नगर कहा, स्वर्ण नगर कहा। ध्यान दीजिएगा, मुल्तान विजय जो है वो विश्वासघात के कारण हुआ। विश्वासघातियों ने जो है नगर के जल स्रोत के बारे में अरबों को जानकारी दे दी, और उसके बाद जो है मुल्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है मुल्तान पे अधिकार कर लेता है, और मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को इतना धन प्राप्त होता है, इतना अधिक धन प्राप्त होता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मुल्तान को स्वर्ण नगर का नाम दिया। क्या दिया, स्वर्ण नगर का नाम। तो ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है किस प्रकार विजय प्राप्त किया। अब देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम की वापसी कैसे हुई, क्यों वापस गया, इतना अधिक क्षेत्रों को जीतने के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम लौट क्यों गया। यहां पर देखे थे कि मोहम्मद बिन कासिम जब आकर यहां पर रहा तो उसने जजिया कर चलाया, जो कि गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर चलाया किसने, तो है मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया। उसके बाद कई शासक जो है इसको बंद किए, फिर स्टार्ट किए, और अंततः इसको जो है पूरी तरह से अगर बंद करने की बात किया जाए तो रंगीला बादशाह मोहम्मद मुहसिन इसको क्या था, बंद किया था। रोशन अख्तर जो है इसे पूरी तरह से जो है जजिया कर को समाप्त किया था। और एक बात और पढ़े कि मोहम्मद बिन कासिम जो है यहां पे आके दिरहम नामक सिक्का भी चलाया था। तो अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम का वापसी, मोहम्मद बिन कासिम का वापसी क्यों हुआ, वापसी ध्यान देना है कि वापस क्यों चला गया। 714 ईस्वी की बात है,
714 ईस्वी में क्या घटना घटता है कि अल हजाज की मृत्यु हो जाती है। इराक के शासक जो था अल हजाज, तो अल हजाज की मृत्यु होती है 714 ईस्वी में। और 715 ईस्वी में अरब के खलीफा अल वाजिद की मृत्यु होती है। अल वाजिद, अरब का खलीफा कौन है? अल वाजिद। ध्यान दीजिएगा, इराक का शासक अल हजाज का मृत्यु कब हुआ? 714 ईस्वी में। और अरब के जो खलीफा है अल वाजिद, उसका मृत्यु हुआ है 715 ईस्वी में। और इन दोनों के मृत्यु के उपरांत जो है मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। संभवतः सिंध विजय अभियान में मोहम्मद बिन कासिम जो है को वहां की बौद्ध भिक्षुओं ने सहायता की थी। कई ऐसे इतिहासकार हैं जो इस बात का वर्णन करते हैं कि जब सिंध विजय हुआ था, जब सिंध पर विजय प्राप्त किया था मोहम्मद बिन कासिम, तो वहां के बौद्ध भिक्षु जो है उसकी सहायता किए थे। अरब की राजनैतिक स्थिति समान न होने के कारण दाहिर ने अपने पुत्र जय सिंह को ब्राह्मणाबाद पर पुनः कब्जा करने के लिए भेजा था। ध्यान दीजिए, जब देवल के बंदरगाह पर आक्रमण किया था तो वहां से जय सिंह को जो क्या किया था, वापस बुला लिया था ब्राह्मणाबाद। तो वहां पर देखा था उस समय कि अरब की राजनीतिक स्थिति गड़बड़ चल रही है, इसलिए दाहिर जो है अपने पुत्र जय सिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लेता है। परंतु बाद में वहां पर क्या है कि सिंध के राज्यपाल जुनैद है, राज्यपाल जुनैद, तो बाद में राज्यपाल जुनैद जो है वो क्या करता है, जय सिंह को हराकर बंदी मारता है। हालांकि जय सिंह हारा है, जय सिंह हारा है, पहले भी जय सिंह ब्राह्मणाबाद में हार चुका है। सामना करने के बाद भी ब्राह्मणाबाद में जब हारा था तो ब्राह्मणाबाद के कोष पर भी अधिकार किया था और राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाड़ी को भी अपने कब्जे में किया था। और सूर्यदेवी और परमल देवी जो दो पुत्री थी, यानी कि जय सिंह की सौतेली बहन जो ही, उसको भी अपने कब्जे में किया था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन बाद के दिनों में फिर राज करना शुरू कर दिया कौन? जय सिंह। तो उस जय सिंह को राज्यपाल जुनैद जो है, राज्यपाल जुनैद ने जय सिंह को हराकर उसे बंदी बना लिया। और ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाड़ी और कौन, दो कन्या जो थी, क्या नाम था, सूर्यदेवी और परमल देवी को बंदी बनाया था। ये बात आप ध्यान दिए। कालांतर में कई बार जुनैद भारत के आंतरिक भागों पर जो है जीतने के लिए सेना भेजा, परंतु नागभट्ट, प्रतिहार वंश का है, नागभट्ट, पुलकेशिन और यशोवर्मन चालुक्य वंश का है, ने इसे वापस खदेड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, कई बार आक्रमण किया है कौन? जुनैद। लेकिन जुनैद को प्रतिहार वंश का नागभट्ट और चालुक्य वंश का पुलकेशिन और यशोवर्मन ने उसे कई बार वापस खदेड़ दिया। इस प्रकार अरबियों का शासन भारत में सिंध प्रांत तक ही सिमट गया और कालांतर में उन्हें सिंध को भी त्यागना पड़ा। अरब लोग जो है बाद में सिंध तक सिमट कर रह गए और बाद के दिनों में सिंध प्रांत को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अरब के लोग जो भारत पर आक्रमण किए उसका परिणाम क्या निकला। अरब के आक्रमण का, यानी कि अरब के भारत पर आक्रमण का क्या परिणाम था, तो अरब के भारत पे आक्रमण का परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं। अरब का भारत पे आक्रमण का परिणाम, क्या परिणाम निकला अरब के भारत पर आक्रमण करने का। अरब के लोग जो भारत पे आक्रमण किए उसका क्या परिणाम निकला। देखिए, अरब के आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर लगभग 1000 ईस्वी तक प्रभाव रहा। अभी बात किए थे कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 6 वर्षों के बाद जो है वे लोग लगातार आक्रमण करना, साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और 1009 ईस्वी तक जो है उनका प्रभाव रहा लगभग। तो 1000 ईस्वी तक उनका प्रभाव रहा। प्रारंभ में जो है अरब के निवासी जो थे, अरबियों ने कठोरता के साथ इस्लाम धर्म को थोपने का प्रयास किया। जब शुरू में अरब के निवासी, अरब के लोग जब भारत आए
तो वे शुरू में क्या किए कि कठोरता के साथ इस्लाम को थोपने का प्रयास किया, किंतु उस समय के तत्कालीन शासक जो है वो विरोध किए। तो विरोध करने के कारण जो है अरब लोग जो है अपनी इस नीति को बदल दिए, और सिंध पर जो है अरबों के शासक में परस्पर दोनों संस्कृतियों के मध्य प्रतिक्रिया हुई। पहले तो आए तो क्या किए कि आपको इस्लाम कबूल करना होगा, इस्लाम थोपने का जो है वो प्रयास किए। जब यहाँ के शासक इस्लाम कबूल करने के लिए राजी नहीं हुआ और उनका विरोध किया, तो बाद में अपनी नीति को बदल दिए और दोनों संस्कृति का जो है प्रतिक्रिया हुआ। अरबियों की मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा। यहाँ जो इस्लाम थोपने आए थे, अब यहाँ से भारतीय संस्कृति वो जो है यहाँ से उठाकर ले गए, यानी कि अरबियों के इस्लाम संस्कृति पर जो है, मुस्लिम संस्कृति पर जो है वो भारतीय संस्कृति का जो है काफी प्रभाव पड़ा। देखिए, अरब वासियों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित का दशमलव प्रणाली एवं शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ही ग्रहण की है। अरब का जो आप बात कीजिए तो नक्षत्र विज्ञान की बात करें या चिकित्सा की बात करें, दर्शन शास्त्र की बात करें, गणित में दशमलव प्रणाली की बात करें, शासन प्रबंध की शिक्षा की बात करें, तो ये सभी शिक्षा जो है भारतीयों से ही ग्रहण किए हैं। कौन? अरब के निवासी। चरक संहिता एक है और एक है पंचतंत्र ग्रंथ। चरक संहिता और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफा ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। बगदाद के खलीफा जो है मंसूर के समय, खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित एक पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद। ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद क्या है? ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद को अपने साथ ले गया। ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद को लेकर कहां गए? बगदाद गए। और अल फाजरी एक लेखक है, कौन? अल फाजरी क्या किए कि ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद को भारतीय विद्वानों के सहयोग से जो है इसे अरबी भाषा में अनुवाद कर दिए। किसका? खंडन खाद और ब्रह्म सिद्धांत का। ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद का अल फाजरी ने अरबी भाषा में अनुवाद किए, परंतु उस अनुवाद करने में भारतीय विद्वानों का सहायता भी लिए। ठीक है, देखिए, भारतीयों के संपर्क में आने से अरब जो है सबसे अधिक अगर शिक्षा लिए तो एक खगोल शास्त्र के ऊपर लिए। भारत के खगोल शास्त्र के शिक्षा से अरब के लोग काफी प्रभावित हुए। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे प्रमुख पुस्तक जो है वो है अल फाजरी की पुस्तक किताबुल जीज। क्या नाम है? किताबुल जीज। किसका पुस्तक है? अल फाजरी का पुस्तक है। क्या नाम है? अल फाजरी का पुस्तक है किताबुल जीज। तो देखिए, किताबुल जीज ऐसे भी लिखेंगे, नहीं तो किताब अलगे और उल जीज। तो किताबुल जीज के लेखक कौन है? अल फाजरी। एक किताबुल जीज जो है पुस्तक है किसका? खगोल शास्त्र का पुस्तक है। देखिए, अरब ने क्या किया, भारत के अन्य विजित प्रदेशों की तरह धर्म आधारित राज्य का भी क्या किया है? स्थापना किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक जो लिखी हम यहाँ पे किताबुल जीज, इसके लेखक कौन है? अल फाजरी। लेकिन अगर बात करें तहकीके हिंद या किताबुल हिंद या भारत की खोज, तो इस पुस्तक का रचना अल बरूनी किया है। अल बरूनी एक लेखक है जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ भारत आया था, और वह जो पहला व्यक्ति है, पहला मुस्लिम है जो पुराणों को पढ़ा और पुराण को अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। तो ये हम लोग पढ़े अरबों का आक्रमण। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में
सबसे पहले हम लोग बात किए अरबों के आक्रमण के बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे संघर्ष का युग यानी कि टकराव का युग, और उसमें देखेंगे अब भारत पे तुर्क आक्रमण के बारे में कि भारत पे जो है तुर्की लोग आक्रमण किस प्रकार किया। तो अगर तुर्क आक्रमण के बारे में बात करें तो सबसे पहले वहां पे बात जो आएगा, वहां का शासक जो होगा वो है अल्पतगिन, उसके बाद सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन के बाद है महमूद गजनवी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की आक्रमण के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अल्पतगिन के बारे में, सुबुक्तगिन के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में, और साथ में मोहम्मद गौरी के बारे में। और उसी वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनवी के वो 17 आक्रमण के बारे में, जिसने वो जो है अरब के खलीफा के पास जो है कसम खाया था कि हम जो है प्रत्येक वर्ष भारत पे एक आक्रमण करेंगे। इसका चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। आपसे उम्मीद है कि आप जो है भारत पे अरबों के आक्रमण की जानकारी जो हम दिए उससे आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें। और दूसरी बात, ये वीडियो जो है बहुत दिनों के बाद आया है, कुछ कारणों के कारण जो है, कुछ कारणवश हम आप लोग के सामने रूबरू नहीं हो पाए, वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बट अब जो है आज से कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।